गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन से क्या आशय है? सहसंबंध। जब दो समंग श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे सहसंबंध कहते हैं। यह प्रवृत्ति धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। यह हमें बताता है कि दो से अधिक संबंधित चर मूल्यों में कितना और किस प्रकार का सहसंबंध होता है। यह सहसंबंध विभिन्न प्रकार के हैं हमारे पास में। जब एक श्रेणी में होने वाले परिवर्तन दूसरी श्रेणी में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तथा किसी वस्तु के मूल्य में कमी के फलस्वरूप उसकी मांग में वृद्धि होती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि जब दो श्रेणियों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी समंग श्रेणी में भी उसी दिशा में या उससे विपरीत दिशा में यदि परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के हमें जब हम परिवर्तन को माप करते हैं तो उसके लिए हम सहसंबंध का यूज़ करते हैं। जब दो या दो से अधिक मात्राएं सहानुभूति में परिवर्तित होती है जिसमें एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी मात्रा में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वह सहसंबंधित कहलाती है। प्रोफेसर किंग के शब्दों में हम लोग कहें तो दो श्रेणियों अथवा समूह के मध्य कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध का अर्थ यह है कि दो समंग श्रेणियों अथवा तथ्य समूह में कारण कार्य संबंध पाया जाता है। आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दो चर मूल्य सदा एक दिशा में अथवा या विपरीत दिशा में घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में उनमें सहसंबंध पाया जाता है। जब कभी दो या दो से अधिक समूहों, वर्गों अथवा समंग श्रेणियों में सुनिश्चित संयोग विद्यमान हो तो उसमें सहसंबंध का होना तय होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सहसंबंध कई प्रकार का होता है। जब सहसंबंध धनात्मक हो, धनात्मक का आशय जब किसी एक चर मूल्य में परिवर्तन होने पर दूसरे चर मूल्यों में भी समान दिशा में ही यदि परिवर्तन हो तो उसे धनात्मक संबंध कहा जाता है। जैसे मूल्य बढ़ने पर मांग का कम होना तथा मूल्य का कम होने पर मांग का बढ़ना है, अतः यह ऋणात्मक संबंध कहलाता है। धनात्मक संबंध से आशय जब चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे चर मूल्य में कमी हो और एक चर मूल्य में कमी होने पर दूसरे चर मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जबकि धनात्मक सहसंबंध में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात एक चर मूल्य में जब वृद्धि होगी तो दूसरे चर मूल्य में वृद्धि होगी और एक चर मूल्य में कमी होगी तो दूसरे चर मूल्य में भी कमी होगी। जब यह सीधी दिशा में होता है तो उसे धनात्मक संबंध कहा जाता है। जैसे पिता की आयु बढ़ने पर पुत्र की आयु भी यदि बढ़ती है तो इसे धनात्मक संबंध कहा जाता है, और इसके विपरीत यदि मूल्य बढ़ने पर मांग कम होती है तो इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास है रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध। जब स्थिर अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह कहलाता है रेखीय सहसंबंध, और जबकि दो चर मूल्य में परिवर्तन का अनुपात यदि स्थिर नहीं है तो वह वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। जैसे मुद्रा में प्रत्येक 10% की वृद्धि होने पर मूल्य स्तर में सदैव यदि 15% की वृद्धि हो जाती है तो इसे धनात्मक रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। इसके विपरीत यदि मूल्य में प्रत्येक 5% की वृद्धि करने पर मांग में सदैव 10% की कमी होती है तो यहाँ पर ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। इसके अलावा है हमारे पास वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध में जो परिवर्तन का अनुपात है वह स्थिर नहीं होता है, वह परिवर्तनशील होता है। जैसे कि यदि मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक 10% की वृद्धि की जाए और मूल्य स्तर में 5 या 6% की वृद्धि होती है तो यह धनात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन का अनुपात है वह स्थिर नहीं है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वस्तु की मांग में 5 या 6% की कमी हो जाती है तो यह ऋणात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास सहसंबंध है सरल, आंशिक और बहुगुणी। स्वतंत्र और आश्रित चर मूल्यों की संख्या के आधार पर हम लोग उसे सरल, आंशिक या बहुगुणी कह सकते हैं। जब बहुत ही कम
जब चरमूल्य जिसमें एक स्वतंत्र तथा एक आश्रित हो तो वह सहसंबंध सरल सहसंबंध होता है। अर्थात जब केवल दो के मध्य ही हमें सहसंबंध यदि ज्ञात करना हो तो वह सहसंबंध सरल सहसंबंध कहलाएगा। बहुगुणी सहसंबंध वह संबंध होता है जब दो से अधिक चरों के मध्य जब हम लोग सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो वह बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। इसके आगे हमारे पास कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की हम विभिन्न विधियों को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से हमें दिशा की जानकारी होती है। यह हमें बताता है कि धनात्मक है अथवा ऋणात्मक सहसंबंध है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध से हमें मात्रा और सीमाओं की जानकारी होती है। इस गुणांक का संख्यात्मक माप हमेशा +1 से -1 के मध्य रहता है। +1 होने पर पूर्ण धनात्मक और +-1 होने पर यह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को प्रकट करता है। यह सहसंबंध का एक आदर्श माप है क्योंकि यह बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित है। सहविचरण की जानकारी भी होती है हमें। इससे सहविचरण हम निकालते हैं कोवेरियंस = सिग्मा dx dy अपॉन n करके हम इसमें कोवेरियंस या सहविचरण का ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के विभिन्न फार्मूलाज है, ये दिए गए हैं। इसमें जो थर्ड फार्मूला है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y, ये हमारा कार्ल पियर्सन का एक बेस्ट फार्मूला है। इसका हम लोग देखते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले जो भी हमारी दोनों श्रेणियां हैं उनके x बार और y बार हम ज्ञात कर लेंगे और x बार और y बार से हम लोग dx और dy ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालेंगे और यह फार्मूला लगाएंगे r = स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y। यह प्रत्यक्ष रीति से लगाया गया फार्मूला है। इसका एक अन्य हम फार्मूला नीचे देखते हैं लास्ट में। सिग्मा dx dy अपॉन रूट में है सिग्मा d² x इंटू सिग्मा d² y। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ हमारे पास दो सीरीज़ हैं x और y, दोनों के हमें मूल्य दिए गए हैं। तो हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने लिखा है फर्स्ट x सीरीज़ के सारे हमने वेरिएशंस लिख लिए हैं, जो मूल्य दिए गए हैं लिख लिए हैं। अब यहाँ हम लोग x बार निकालेंगे। तो x बार हमने निकाला है 330 हमारा सिग्मा x है, डिवाइड बाय n करके 10 से 33। अब हम लोग x बार से हम लोग dx निकालेंगे, x माइनस x बार करके। तो फर्स्ट है 10 माइनस 33 करेंगे तो यह आ गया -23। फिर 12 माइनस 33 करेंगे -21। इसी तरह हम पूरे डिवीजन निकालेंगे x बार से। इसके बाद हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और उनका टोटल कर लेंगे। इसी तरह हम y जो सीरीज़ है इसका y बार निकालेंगे और y बार से हम dy निकालेंगे y माइनस y बार करके। और फिर हम लोग जो dy है उसका d² y कर लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे। लास्ट कॉलम में dx dy कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो हमारा फार्मूला है r = सिग्मा dx dy, वो टोटल है हमारे पास 2219। इसके बाद n स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग ऊपर निकाल रहे हैं सिग्मा d² x अपॉन n = है, ये हमारे पास निकला 18.78। और y सीरीज़ का हमने निकाला 12.01। इन दोनों के फार्मूलोज़ को हम फिट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.98। स्टूडेंट्स इसमें 3 फार्मूला से निकाला गया है। हम मोस्टली ये फर्स्ट दे रखा है और थर्ड है, आपको इजी पड़े। अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालना चाहें तो थर्ड जो सूत्र है उसका यूज़ कर सकते हैं। सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d² x इंटू सिग्मा d² y रूट में करके, तो आंसर हमारा सेम ही हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये प्लस का 0.98 आया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों श्रेणियों के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। थैंक्स स्टूडेंट।